की नाम है ट्यूबरकुलोसिस। ये नाम सुन के ही हम लोगों को डर लगता है, जो कि एक बहुत घातक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल एक-एक चीज़ के बारे में इसके हम लोग छानबीन करते हैं और जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, कैसे कॉज होता है। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो है, इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है डेफिनिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, डेफिनिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फिर सेकंड कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फिर थर्ड है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में, वो हम लोग देखेंगे। फिर ट्रांसमिशन, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन भी हम लोग देखेंगे। फिर स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब स्टेजेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, कैसे-कैसे इन्फेक्शन होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद से पैथोफिजियोलॉजी, हम लोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अगर मेडिकल स्टूडेंट है उसके लिए तो पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस को अच्छे से डिफरेंशिएट किया हुआ है ईजी लैंग्वेज में। फिर उसके बाद से हम क्लिनिकल फीचर्स भी देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के क्लिनिकल फीचर्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस इज ए contagious bacterial infection that mainly involves the lungs। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक कॉन्टेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कॉन्टेजियस मतलब कि इन्फेक्शियस, मतलब कि फैलने वाला, स्प्रेड करने वाला इन्फेक्शन है, जो मेनली लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, मतलब इन्फेक्टेड करता है। और बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और ये अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइन हो गया, किडनी हो गया, ये भी प्रभावित हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड का 1/3 जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से। वर्ल्ड 1/3 पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाई ट्यूबरकुलोसिस। सम पीपल्स शो डैट सिम्टम्स और सम नॉट, मतलब कुछ लोग ये सिम्टम्स शो करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं सिम्टम्स शो। मतलब कुछ लोगों में ये एक्टिव स्टेज में होता है और कुछ लोगों में डोरमेंट, मतलब लेटेंट स्टेज में होता है। वो हम आगे हम समझा देंगे कि लेटेंट स्टेज क्या होता है और एक्टिव स्टेज क्या होता है, तो वो हम आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बस जान लीजिए कि कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखता है और कुछ लोगों में वो सिम्टम्स नहीं दिखता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एसिड फास्ट टेस्ट देता है। और ये रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है। इसका शेप कैसा होता है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। फिर अब हम देख लेते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है, लंग्स में जाके ये इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है और क्या-क्या ये दिखाता है। अगर लंग्स में जाता है तो हम लोग को क्या-क्या देखने को मिलेगा। इसका पैथोलॉजी मतलब मेनली हम बोले तो देख लेते हैं शॉर्ट में। फिर जैसे कि अगर बैक्टीरिया है वो ट्रेकिया के द्वारा वो ब्रोंकियोल्स से होते हुए एल्वुलाई तक चला गया। फिर वो एल्वुलाई में जाके वो लंग्स को इन्फेक्टेड करेगा और वहाँ पे बैक्टीरिया के जाने के वजह से हम लोग के बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और इम्यून रिस्पॉन्स के वजह से वहाँ पे मैक्रोफेज एक्युमुलेट होता है। मैक्रोफेज के एक्युमुलेट होने के वजह से वहाँ पे एक ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। और ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन मतलब जैसे कि ये एक टाइप का इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, जिसके वजह से एक ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। मैक्रोफेज जो है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है और उसको मल्टीप्लाई करने से रोकता है। कुछ बैक्टीरिया को मार भी देता है और अगर नहीं मार पाया तो उसको
डोरमेंट स्टेज में रखने का कोशिश करता है। फिर सेकंड हम देखते हैं सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इन्फ्लामेशन इसमें देखने को मिलता है। फिर फाइब्रो कैविटी डिस्ट्रक्शन इन द लंग्स, इसमें डिस्ट्रक्शन के वजह से फाइब्रो कैविटी देखने को मिलेगा, जगह जगह छोटा छोटा कैविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बैक्टीरिया के वजह से हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे लंग्स में फाइब्रो कैविटी, छोटा छोटा कैविटी देखने को मिलेगा। तो अब हम जान लेते हैं कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो क्लोज कांटेक्ट में आता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन के, तो ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर सेकंड है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब हो गया कि अगर कोई पर्सन HIV से सफ़र कर रहा है, या फिर किसी का रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस केसेस में उस आदमी का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होता है, और वो ज़्यादातर चांसेस है कि ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्शन हो सकता है उस केसेस में। और थर्ड देखते हैं सब्सटेंस एब्यूज़ या फिर ड्रग एब्यूज़। कोई अगर हैविली अल्कोहल ड्रिंकर है या फिर IV ड्रग ले रहा है, तो उस केसेस में ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है किसी को, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर रीनल फेल्योर है, तो उस केसेस में ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क ज़्यादा है इसमें। फिर इमाइग्रेशन फ्रॉम हाई प्रिविलेज कंट्री लाइक अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अगर कोई अफ्रीका से या फिर लैटिन अमेरिका से हाई प्रिविलेज कंट्री से आ रहा है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस केसेस में ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर लिविंग इन ओवर क्राउडेड हाउस, कोई अगर ओवर क्राउडेड हाउस में रह रहा है तो क्लोज कांटेक्ट में रहने के कारण ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस इस केस में भी ज़्यादा बढ़ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब उस आदमी को अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, तो ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर थर्ड है फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि डेली डे टू डे लाइफ में एक्सपोज हो रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस, अलग अलग पेशेंट से ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन से, तो वहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। इन द केस ऑफ हॉस्पिटल्स, अगर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो क्या होता है कि पेशेंट अगर आते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो एयर में बहुत घंटों तक रह सकता है, तो इस वजह से हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक्सपोज्ड है, तो इसलिए हेल्थ केयर वर्कर्स ज़्यादातर इससे एक्सपोज्ड होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हम लोग को ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है कफ। कफ जो होगा वो ड्राई भी हो सकता है, म्यूकोपुलरेंट म्यूकस के साथ भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ब्लड भी देखने को मिलेगा। और ये कफ मतलब मोर देन 3 वीक्स, 3 सप्ताह से ज़्यादा होना चाहिए। कफ जो होना चाहिए वो 3 वीक्स से ज़्यादा होना चाहिए। फिर अगर 3 सप्ताह से ज़्यादा होता है अगर कफ, तो हम लोग ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है। फिर हम सेकंड देखते हैं कि पर्सन को फीवर होगा, चिल मतलब ठंडी भी लगेगा, नाइट स्वेट रात में पसीना ज़्यादा होगा। फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मतलब बिना किसी कारण से उसका वेट लॉस हुए जा रहा है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है। फिर फटीग, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होगा। फिर पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में पेन होगा। फ्लूइड अराउंड द लंग्स, लंग्स के अराउंड फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा, जो कि हम लोग को अगर पेशेंट आता है तो उसके एक्सरे में वो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उसके चेस्ट के अराउंड में फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है। फिर इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड, इनलार्ज और टेंडर लिम्फ नोड मिलेगा देखने को पेशेंट में। तो ये सब चीज़ देखने को मिला, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग से भी दिखाया हुआ है, जैसे कि चेस्ट पेन, फीवर, परसिस्टेंट कफ होगा इसमें, हेमोप्टेसिस
मतलब कि ब्लड के साथ इसमें मतलब कफ होगा। फिर फटीग मतलब थकावट रहेगा, लॉस एपेटाइट खाना नहीं खाएगा पर्सन, भूख नहीं लगेगा। फिर नाइट स्वेट देखने को मिलेगा। फिर वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो ये सारे चीज़ मैंने इस अभी तक एक्सप्लेन कर दिया। फिर आगे हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन में। हम देखते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि सलाइवा और म्यूकस के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं ड्रॉपलेट्स में कंटेन्स 400 बेसिलाई, मतलब एक ड्रॉपलेट जो है वो 400 बेसिलाई अप टू 400 बेसिलाई कंटेन कर सकता है, मतलब बहुत सारा बेसिलाई कंटेन करता है। एक ड्रॉपलेट जो है वो बहुत सारे बेसिलाई को कैरी करता है। फिर हम देखते हैं कि कैन बी सस्पेंडेड इन एयर फॉर मैनी आवर्स, वो बहुत घंटों तक एयर में सस्पेंडेड रह सकता है। फिर हम देखते हैं कि इनहेलेशन एंड ट्रैपिंग इन द डिस्टल एयरवे, अगर वो पर्सन इनहेल कर लिया तो वो जाके ट्रैप्ड हो जाएगा डिस्टल एयरवेज, मतलब डिस्टल एयरवेज मतलब ब्रोंक्यूल्स और एल्ब्यूलाई में जाके वो ट्रैप हो जाएगा बैक्टीरिया जो है। फिर इन्फेक्शन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, फिर वो इन्फेक्शन जो है लंग्स को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, फिर वो अदर ऑर्गन पे भी स्प्रेड कर सकता है। जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसको बोलते हैं कि मतलब लंग्स के अलावा किसी ऑर्गन को अगर अफेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और अगर वो ब्लड में स्प्रेड हो जा रहा है तो उसको हम लोग मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब क्या क्या स्टेज है ट्यूबरकुलोसिस के। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्राइमरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज में क्या होगा कि पर्सन जो है वो सिम्टम्स शो करेगा 1 से 2 वीक तक, 1 to 2 वीक आफ्टर एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गन एंट्री किया उससे 1-2 सप्ताह तक अगर उसका इम्यूनिटी वीक है तो वो सिम्टम्स शो करेगा, जैसे कि उसको फीवर होगा, चिल, नाइट स्वेट, ये सब देखने को मिलेगा प्राइमरी स्टेज में। फिर हम देखते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो बैक्टीरिया है वो इनगल्फ बाई मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करेगा, वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाएगा, और इनगल्फ करके क्योंकि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है तो उस केस में वो डोरमेंट फेज में है। तो इस केस में कोई भी सिम्टम्स पर्सन शो नहीं करेगा, पेशेंट जो है, पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होगा और ना ही वो कम्युनिकेबल होगा, ना ही वो स्प्रेड करेगा कहीं, नो स्प्रेड। फिर थर्ड टाइप है इसका स्टेज है वो है एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज में हम लोग क्या देखने को मिलता है कि वेन एवर पर्सन इम्यून सिस्टम वीकेन, बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई एंड पर्सन मेक पर्सन सिक। जब भी अगर पर्सन का इम्यूनिटी वीक हो जाता है फिर बाद में, तो फिर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा और वो पर्सन को बीमार कर देगा, सिक कर देगा। तो फिर इसमें हम लोग को सिम्टम्स भी देखने को मिले क्योंकि वो एक्टिव हो गया, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी कर रहा है और ये कम्युनिकेबल स्प्रेड भी कर सकता है, कम्युनिकेबल भी है। फिर अब हम इसका पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि ये इसका पैथोफिजियोलॉजी कैसे ये बैक्टीरिया जो है वो हम लोग के शरीर में क्या क्या कॉज करता है। तो सबसे पहले देखते हैं अगर किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर के वजह से अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया तो बैक्टीरिया एल्वुलाई में जाएगा, फिर डिपॉजिट एंड मल्टीप्लाई करेगा, मतलब डिपॉजिट वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होगा। फिर उसके वजह से जो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया गया हुआ है तो हमारा शरीर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिसके कारण मैक्रोफेज वहाँ पे एकुमुलेट मतलब आना स्टार्ट कर देंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे बैक्टीरिया को और कुछ नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण डेड बैक्सीलाई मतलब बैक्टीरिया लाइव मासेस सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेज, जिसको कि कॉन्स ट्यूबरकल, जैसे कि कॉन्स ट्यूबरकल वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्फेक्शन लंग्स में जो होगा उसके वजह से वहाँ पे कॉन्स ट्यूबरकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉन्स ट्यूबरकल उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद से वहाँ पे नेक्रोटिक डीजेनरेशन ऑकर, वहाँ पे नेक्रोटिक डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ कैविटी, वहाँ पे कैविटी फिल्ड विथ चीज लाइक मासेस, ट्यूबरकल वेसिलाई, डेड डब्ल्यूबीसी और डेड टिश्यूज वहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कैसियस नेक्रोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक तरह का कैसियस नेक्रोसिस है जो कि चीज लाइक नेक्रोसिस देखने को मिलता है वहाँ पे। चीज लाइक मासेस वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे ट्यूबरकल वेसिलाई,
डेड डब्ल्यूबीसी और डेड टिश्यूज सबका ये एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये सारा मिलके ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। उसी को हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आता है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस का क्लिनिकल फीचर जान लेते हैं। जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका लोकेशन सब प्लूरल स्पेस। सब प्लूरल स्पेस का मतलब हुआ विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो सब प्लूरल स्पेस उसको बोलते हैं। फिर ये इन्फेक्शन जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब या फिर अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब। ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब में देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। ठीक है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में ये ध्यान रखना चाहिए। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में लोकेशन क्या है, सब प्लूरल स्पेस और लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब और अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब। फिर सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में कहाँ इन्फेक्शन देखने को मिलता है, वो एपेक्स कैविटी मतलब एपेक्स पे देखने को मिलेगा, लंग्स के एपेक्स पे देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। और इसमें कहाँ देखने को मिलेगा, प्राइमरी में। प्राइमरी में देखने को मिलेगा लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब। ठीक है, अब हम लोग प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के डिफरेंस जान लेते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है वो मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, मोस्टली चिल्ड्रन में। ऑर्गन अफेक्टेड इसमें देखने को मिलता है मेनली लंग्स, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव इन लंग्स, ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है। फिर जो हम लोग इसमें लेसन मतलब इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं गॉन्स कॉम्प्लेक्स होता क्या है। गॉन्स कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ लंग्स लेसन एज वेल एज लिम्फेटिक लिम्फ नोड लेसन। मतलब जो इन्फेक्शन जो होगा इसमें गॉन्स कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि इन्फेक्शन जो है लंग्स और लिम्फ नोड दोनों में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे गॉन्स कॉम्प्लेक्स। फिर हम इसका फैथ देखते हैं कि हीलिंग बाय फाइब्रोसिस के द्वारा इसका हीलिंग हो जाता है। कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, इसमें गेट रीएक्टिवेटेड इन वीक इम्यूनिटी। अगर वीक इम्यूनिटी रहा तो बाद में ये एक्टिवेट भी हो सकता है और ये उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है और ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। फिर हम सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में के बारे में जान लेते हैं। ये चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में देखने को मिलेगा। इसमें लंग्स, लिम्फ नोड एंड अदर ऑर्गन जैसे कि जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, बोन्स, मेनिंजेस, ब्रेन, आई, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्किन, इस सब ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। हम लोग को सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में जो लोकेशन होता है वो है सीमन कॉम्प्लेक्स, इसमें देखने को मिलेगा। सीमन फोकस, सीमन फोकस का मतलब हुआ कि वो एपेक्स पे इन्फेक्शन कॉज होता है। जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में वहाँ पे लोकेशन हमने बताया था, वो जो लंग्स का एपेक्स होता है वो ज़्यादातर इन्फेक्टेड होता है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में। और इसमें हम लोगों को मिलियरी ट्यूबरकुलेशन देखने को मिलता है, मतलब दाने दाने टाइप में स्किन पे भी देखने को मिलेगा। पल्मोनरी कैसियस निमोनिया देखने को मिलेगा, फाइब्रोकैसियस लेसन देखने को मिलेगा, कैविटी छोटा छोटा कैविटी लंग्स में बन जाएगा। तो ये मोर सीवियर होता है और इसमें सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम लोग ने अच्छे से जान लिया। चलिए डायग्राम से हम अब समझ लेते हैं थोड़ा गॉन्स फोकस क्या होता है। गन्स फोकस का मतलब हुआ जैसे कि इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होता है मेनली। गन्स फोकस का मतलब केवल लंग्स इन्फेक्टेड हुआ। गॉन्स कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि लंग्स जो है और साथ में इसमें हाइलर लिम्फ नोड भी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसको हम लोग गॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। गॉन्स गॉन्स कॉम्प्लेक्स गॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलेंगे किसको, अगर लंग्स के साथ साथ अगर हाइलर लिम्फ नोड भी इन्फेक्टेड हो जा रहा है तो हम लोग उसको गॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, तो कैसियस निमोनिया इसमें देखा जाएगा। कैसियस निमोनिया
और कैसियस निमोनिया, और कैविटी, जगह जगह पे कैविटी रहेगा तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मिलियरी ट्यूबरकल, जगह जगह पे दाने दाना जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, कैविटी जैसे दिखने को मिलेगा। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हाइलर लिम्फ नोड, तभी तो गॉन्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो चलिए, ये हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में यहाँ तक जान लिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो। सो मैंने इस वीडियो लेक्चर में ट्यूबरकुलोसिस के बारे में डिटेल में बताने का कोशिश किया है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई इसमें, इसका कॉज क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस का कॉज, साइन सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, पैथोफिजियोलॉजी भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।